11 मार्च 2011 दोपहर के 2:46 पर ओशिका पेनिनसुला से 70 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर 9.1 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया, जिसके बाद महाविनाशकारी 133 फुट तक की ऊंची सुनामी की लहरों ने पूरे जापान की इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया। इस भयानक भूकंप ने जापान के सबसे बड़े आइलैंड होन्शु को अपनी जगह से 8 फुट ईस्ट की तरफ खिसका दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस भूकंप और सुनामी में करीब 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, 6,000 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 2,500 लोग लापता हो गए। लाखों की संख्या में बिल्डिंग्स और इमारतें तहस नहस हो गई। ये भूकंप 6 मिनट तक चलता रहा। ये इतना ज़बरदस्त था कि इस दौरान खड़े रह पाना भी मुश्किल था। आधे घंटे के अंदर जापान का 70% इलाका पानी में डूब गया। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से कई जगहों पर आग भी लगी। 44 लाख घरों की बिजली ठप हो गई। नीचे पानी बह रहा था, ऊपर इमारतें, ऑयल रिफाइनरी जल रही थी। करीब 2.5 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। ये भूकंप इतना तगड़ा था कि इसका असर अंटार्कटिका और नॉर्वे तक महसूस किया गया। सुनामी से बहने वाले कचरे कई सालों तक अमेरिका के तट तक पहुंचते रहे। सेंडाई में ये सुनामी की लहरें 10 किलोमीटर अंदर तक चली गई। इसी के साथ फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में सुनामी का पानी घुसने की वजह से प्लांट के 3 रिएक्टर्स में लेवल 7 का ब्रेकडाउन दर्ज किया गया, जिससे रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलने लगा। प्लांट की कूलिंग कैपेसिटी खत्म हो गई। प्लांट के आसपास 20 किलोमीटर तक के दायरे में रहने वाले लोगों को वहां से हटा दिया गया। हालांकि बाद में इस स्थिति पर काबू पा लिया गया, मगर प्लांट पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया। इस पूरे हादसे में जापान को 25 ट्रिलियन येन का नुकसान हुआ। यह सुनामी इतनी भयानक थी कि ये सिर्फ जापान में ही तबाही नहीं मचा रही थी, बल्कि ये लहरें प्रशांत महासागर को पार करके अलास्का, हवाई और चिली तक पहुंच चुकी थी। चिली की दूरी जापान से करीब 17,000 किलोमीटर दूर है, मगर वहां पर भी इन लहरों की ऊंचाई 6 फुट तक देखी गई। कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि अर्थक्वेक कितना ज़बरदस्त था कि इसने धरती के रोटेशन को 1 माइक्रो सेकंड के लिए बदल दिया था। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां अर्थक्वेक इतने कॉमन है कि यहां स्काई स्क्रैपर्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना कंपलसरी है। सन 2000 से लेकर 2022 तक जापान 5 बार छोटी बड़ी सुनामी का शिकार हो चुका है और दिन प्रतिदिन ये खतरा बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ 2022 में ही 300 से ज़्यादा अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए गए हैं। यहाँ तक कि एक दिन में 3 से 4 अर्थक्वेक भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर क्यों जापान में इतने अर्थक्वेक आते हैं और जापान कैसे इन अर्थक्वेक को सरवाइव करता है, और फ्यूचर में इन अर्थक्वेक को लेकर जापान के क्या प्लान हैं। इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। छोटे बड़े सभी अर्थक्वेक की बात करें तो जापान में हर साल तकरीबन 1000 से ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जापान रिंग ऑफ फायर पर बसा है, जिसे पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। ये वो इलाका है जहां 450 से ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के इलाके में आते हैं। ये इलाका 40,000 किलोमीटर तक में फैला हुआ है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत दिखने में भले ही एक सी लगती है, लेकिन वास्तव में ये बहुत सी प्लेटों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट ठोस चट्टान की एक बहुत बड़ी स्लैब जैसी होती है, जिसमें महाद्वीप और महासागर दोनों ही आते हैं। रिंग ऑफ फायर के साथ कनेक्ट होने की वजह से जब ये प्लेट आपस में घिसटती हैं या टकराती हैं, तब अर्थक्वेक की स्थिति पैदा होती है। और जब ये हलचल समुद्र की सतह में होती है, तब समुद्र का पानी लहरों की शक्ल में ऊपर उठने लगता है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। आज के इस मौजूदा दौर में अर्थक्वेक के आने से सबसे ज़्यादा नुकसान इन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और इमारतों के गिरने से होता है, और जापान की शहरी ज़िंदगी इन इमारतों के इर्द गिर्द ही घूमती है। ऐसे में जापान के इंजीनियर्स इन बिल्डिंग को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि वो इन अर्थक्वेक के झटकों को बर्दाश्त कर सकें। आमतौर पर जब अर्थक्वेक आता है तो इसका असर सबसे ज़्यादा बिल्डिंग की नींव पर पड़ता है। नींव के हिलते ही इमारत के बाकी और ऊपरी हिस्से भी डगमगा कर गिर पड़ते हैं और बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है।
मगर जापानीज इंजीनियर अपनी इन बिल्डिंग्स और इमारतों के पिलर्स में शॉक एब्जॉर्बर लगाते हैं, जो अर्थक्वेक के आने पर इन इमारतों को एक लचीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। साथ ही बिल्डिंग को इसकी नींव से अलग करने के लिए बेस आइसोलेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बिल्डिंग को रबर के मोटे ब्लॉक पर खड़ा किया जाता है और जब अर्थक्वेक आता है तो इसके झटकों के साथ साथ बिल्डिंग भी फ्लेक्सिबल पोजीशन में मूव करती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक का प्रेशर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर नहीं पड़ता और बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होती है। और साथ ही इनमें एक और एडवांस टेक्नोलॉजी भी होती है जो कि अर्थक्वेक के आने से पहले ही अलर्ट करती है और ऑटोमेटिकली बिजली, पानी और गैस को कट ऑफ करती है ताकि किसी भी तरह का विस्फोट और आग लगने से बचा जा सके। जापान ने अपने हाई रिस्क एरियाज को बचाने के लिए कोस्टल पर सी वॉल्स भी बनाई हैं। 1896 और 1933 में आए भयानक भूकंप टाइफून ने जापान के एक गांव पर हमला किया था, मगर जापान ने 2.5 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची सी वॉल्स के जरिए गांव को सुनामी की लहरों से काफ़ी हद तक बचा लिया था। इसके बाद जापान ने अपने दूसरे कई सिटीज़ में भी इस तरह की दीवारें बनाई, मगर साल 2011 में आई सुनामी ने इन दीवारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ये दीवारें सिर्फ 8 मीटर ऊंची लहरों को रोकने के लिए बनाई गई थी, मगर साल 2011 की सुनामी की लहरें 12 से 15 मीटर तक ऊंची थी। इस हादसे के बाद जापान ने इन दीवारों को और लंबा और ऊंचा करने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जापान को अपने 1.3 ट्रिलियन येन का खर्च करना पड़ा और ये डिसाइड किया गया कि कोस्टल पर 400 किलोमीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची दीवारें बनाई जाएंगी। ये दीवारें पिछली दीवारों के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत और चौड़ी बनाई गई हैं और इन दीवारों का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन भी कर्व शेप में बनाया गया है ताकि जब सुनामी की लहरें इन दीवारों से टकराएं तो वापस यू टर्न लेते हुए समुद्र की तरफ पलट जाएं। जापान में अर्थक्वेक को मॉनिटर करने का सिस्टम भी काफ़ी मजबूत और एडवांस है। जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी 6 स्तरों पर लगातार अर्थक्वेक और सुनामीज को मॉनिटर करती रहती है। इसके चलते सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही अर्थक्वेक और सुनामी की चेतावनी पूरे देश में जारी कर दी जाती है। जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी न्यूज़ और टीवी चैनल पर जारी कर दी जाती है। जापान दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां प्राइमरी स्कूल में ही बच्चों को अर्थक्वेक और सुनामी से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि स्कूल के समय में भूकंप आने पर इन्हें कहाँ छुपना है, खुद को कैसे बचाना है, ये सिखाया जाता है। बच्चों को बताया जाता है कि अगर वो स्कूल में है तो भूकंप के आने पर डेस्क के नीचे छुप जाए, या अगर घर या किसी ऊंची बिल्डिंग में है तो फ़ौरन किसी पार्क या खुले मैदान में आ जाए। साथ ही मॉक ड्रिल के जरिए स्कूल और इमारतों से निकलने के तरीके भी बताए जाते हैं। घरों के फर्नीचर के बीच किस तरह बचते हुए बाहर आएं और किस तरह घायलों की मदद करें, ये सारी चीज़ें इन्हें सिखाई जाती हैं। जापान ने जिस तरह से अर्थक्वेक और सुनामी से निपटने के लिए किए जाने वाले बर्ताव को अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाया है, वो दुनिया के लिए एक सबक है। इतने बड़े डिजास्टर के बाद जापान ने फिर से अपनी इकॉनमी को खड़ा किया है। ये अपने आप में जापान के लिए बहुत गर्व की बात है। हम इन नेचुरल डिजास्टर को टाल तो नहीं सकते, लेकिन जागरूकता और सावधानी मुसीबत को कम ज़रूर कर सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।